अब आता है कि हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ते क्यों है या पॉलिटिकल साइंस होती क्या है। तो जनरली हम पॉलिटिक्स वर्ड सुनते हैं तो हमारे माइंड में क्या आता है, लीडर्स आते हैं, ठीक है, या फिर हमें अपनी स्टेट गवर्नमेंट, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर जैसे वर्ड्स हमारे माइंड में आ जाते हैं। क्या पॉलिटिक्स सब कुछ यही है? क्या पॉलिटिक्स यही है कि सिर्फ आपके गवर्नमेंट लीडर्स की हम लोग बात कर लेते हैं या पॉलिटिकल लीडर्स की बात कर लेते हैं? इसके अलावा भी कुछ है क्या पॉलिटिक्स? नो रिस्पॉन्स, क्या बात है, क्या रीजन है? क्वेश्चन नहीं सुना, आवाज नहीं आ रही है क्या? फिर एक्टिव होने में टाइम लगेगा अभी। बताओ क्या करवाना है, वार्म अप कराना है तुम्हारा, रनिंग चलेगा? करके आना अभी क्लास के 15 मिनट्स का जो टाइम मिलेगा सबको रनिंग ही कराऊंगी मैं। हाँ, तो जब हम बात करते हैं पॉलिटिक्स की तो पॉलिटिक्स से हमारे माइंड में क्या आता है, पॉलिटिकल लीडर्स की बात आती है, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर को देखा है, प्रेसिडेंट को देखा है, या फिर आपने चीफ मिनिस्टर को देखा है, सब क्या है, एक तरीके के पॉलिटिकल लीडर्स हैं। क्या सबको प्राइम मिनिस्टर का नेम पता है? पता ही होगा। प्रेसिडेंट का नेम पता है अपने, क्या नाम है? द्रौपदी आगे मुर्मू। एंड चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ। कोई दिल्ली से नहीं है यहाँ पर, सब यूपी के ही हैं, तो आपने अलग क्यों नहीं बताया? ओके, तो अगर हम इस टॉपिक की बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस में, फर्स्ट टॉपिक का नाम क्या है, फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है? पावर शेयरिंग। पावर और शेयरिंग दो डिफरेंट टर्म्स हैं। पावर का मतलब क्या होता है, किसी भी तरीके की क्या होना, अथॉरिटी होना, मतलब शक्ति होना। और शेयरिंग का मतलब क्या होता है, कोई चीज जो डिस्ट्रीब्यूट की हुई है। कॉपी पेन्स कुछ भी नहीं, शॉर्ट पॉइंट्स लिखते रहना, ओके। अब अगर हम आज के लेक्चर की बात करते हैं तो आज हम लोग पढ़ने वाले 4 चीजें, इसी में आपका ऑलमोस्ट चैप्टर फिनिश हो जाएगा, ठीक है। इसी में क्या होगा, पूरा चैप्टर फिनिश हो जाने वाला है, एक ही लेक्चर है। सबसे पहला है इंट्रोडक्शन, बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में बात करेंगे, वेजिटेरियनिज्म इन श्रीलंका के बारे में बात करेंगे, अकोमोडेशन इन बेल्जियम के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली इसमें स्टोरी किसके अराउंड रहेगी, एक बेल्जियम के अराउंड रहेगी और दूसरा श्रीलंका के अराउंड रहेगी। बेल्जियम कहाँ है? बेल्जियम लाइज इन यूरोप, ठीक है, तो कॉन्टिनेंट का नेम क्या है, यूरोप। अब किसी भी तरीके की नॉइस नहीं आनी चाहिए, ठीक है। क्लास ऑलरेडी बहुत लेट हो चुकी है, आपको ही ब्रेक नहीं मिलेगा, तो प्लीज शांति से सुन लो। जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो समझ में आता है कि इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो क्या है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, ठीक है। तो डेमोक्रेसी में क्या होता है कि मतलब जितनी भी पावर होती है वो किसके हाथ में लाई करती है, गवर्नमेंट के हाथ में लाती है। क्या डेमोक्रेसी के अलावा और फॉर्म भी गवर्नमेंट की होती है? यस, जैसे कि मोनार्की हो सकती है, डिक्टेटरशिप हो सकती है। दोनों चीज हम कहाँ पढ़ के आए, अभी हिस्ट्री में पढ़ा। तो उसी में एक फॉर्म और होती है, वो होती है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी की अगर डेफिनेशन पूछी जाए तो क्या होता है कि जब हम लोग अपने लीडर्स को खुद से इलेक्ट करते हैं उसे क्या बोलते हैं, डेमोक्रेसी। मतलब मैंने आप लोगों को क्या दे दिया, राइट दे दिया कि आपको जो भी लीडर पसंद है उसको क्या करो, वोट करो और अपना लीडर बना लो, ठीक है, ताकि वो आपकी गवर्नमेंट को रन कर सके। क्या आप अपना लीडर चेंज कर सकते हो? नहीं पसंद आया तो चेंज कर सकते हो ना, बोल सकते हो नहीं काम समझ नहीं आ रहा है आपका, हटा दिया नेक्स्ट टाइम पे। क्या आप उसके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हो, क्रिटिसाइज कर सकते हो? यस। अब अगर आपके ऊपर किंग होता तो आप ये कर पाते, डिक्टेटर होता तो नहीं, ठीक है। तो डेमोक्रेसी में आपको यही फायदा होता है। अब जैसे कि यहाँ पे पावर की बात की गई थी तो आपके मोंटेस्क्यू ने द स्पिरिट ऑफ लॉज में 3 बातें की थी। क्या किस किस में डिवाइड किया था पावर को, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। इसी तरीके से डेमोक्रेसी में भी 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। ये क्या है, लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर मतलब लॉ मेकिंग बॉडी, ठीक है। लॉ मेकिंग बॉडी का मतलब क्या है, सपोज मैंने एक रूल बनाया है क्लास के लिए कि क्लास में क्या होगा, सब वार्म अप करेंगे, ठीक है, स्टार्टिंग के 5 मिनट्स। तो ये क्या हो गया, रूल हो गया। अब मुझे ये किसी से एग्जीक्यूट करवाना है, मतलब ये डेली हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो मैं क्या करूँगी, एक मॉनिटर को अपॉइंट करूँगी। मैं आपसे उससे बोलूँगी कि आप क्या हो, यहाँ के एग्जीक्यूटिव हो, ठीक है, आपका काम है ये देखना कि बच्चे कर रहे हैं या नहीं, ठीक है। अब आपको लगा ये बहुत ज़्यादा गलत, आप बोले कि मैम ये क्या तरीका है, हम वैसे ही इतना थके हुए आते हैं, फिर आपने और हमको टायर्ड फील करा दिया, एंड अब क्या हम करेंगे, क्लास पढ़ पाएंगे? नहीं, 3 क्लास हमें बैक टू बैक करनी है, उसके बाद घर जाना है, होमवर्क करने हैं। तो आपने क्या, आपको लगने लगा ये चीज़ गलत, तो आप किसके पास जाओगे, जुडिशियरी।
मीन्स जज के पास जाओगे कि इसके रिलेटेड बताओ कि हाँ ये मैम का डिसीजन सही है या नहीं, ठीक है। तो जो भी डेमोक्रेसी होती है उसमें वोट के अलावा, ठीक है, वोट के अलावा और भी सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। जैसे कुछ इसमें इमेज में दिख रहा है, एक होता है फ्रीडम। क्या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में फ्रीडम मिलता है? फ्रीडम है, कहीं भी जा सकते हैं, मन हुआ आज कहीं भी घूमने निकल गए, या कहीं भी रह सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है। प्लस आपको रिप्रेजेंटेशन मिलता है कि आप में से कोई भी लीडर बन सकता है। yes. हाँ, तो डिफरेंट फॉर्म्स होती है ना डेमोक्रेसी की। वहाँ पर वन पार्टी रूल है, ठीक है, वहाँ वन पार्टी रूल है। आपके यहाँ डिफरेंट पार्टीज हैं, आप लोग डिफरेंट पार्टीज चूज करते हो, आपको ये ये पार्टी पसंद नहीं है तो दूसरी पसंद हो जाएगी। बट वहाँ पे क्या है, एक ही बच्चा इलेक्शन में, सपोज एक ही बच्चा रेस में है, तो जीतेगा कौन? वही जीतेगा, कोई और ऑप्शन ही नहीं है। तो ऐसा केस है वहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा आपको कुछ अधिकार मिले हुए हैं, राइट्स मिले हुए हैं, क्या आप अपनी वॉइस रेस कर सकते हो? यस। क्या ये गलत है? हाँ गलत है। तो और सारी चीज़ें भी इसमें मिलती है। इक्वल राइट्स होते हैं, जैसे मतलब आपको लगा कि आपके अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, ठीक है, आपको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, कोई भी अगर आपको पर्सन किसी भी पब्लिक प्लेस में जाने से रोक देता है जस्ट बिकॉज ऑफ लाइक आपके पर्सनल रीजंस होने की वजह से, फॉर एग्जांपल किसी भी रिलीजन होने की वजह से, तो वो सब क्या होता है, वहाँ पे आता है कि आप उसके अगेंस्ट जा सकते हो। तो इक्वलिटी आपको चाहिए, ठीक है। फिर आता है आपका सिटीजनशिप है, आप लोगों के पास, सबके पास इंडियन सिटीजनशिप है, कोई ऐसा तो नहीं है कहीं और कंट्री की हो, है नहीं। कैसे मिलती है सिटीजनशिप? इंडिया में जनरली बाय बर्थ मिल जाती है, ठीक है, या फिर आपके पेरेंट्स जो हैं वो यहाँ पर रहते हों तो आपको क्या मिल जाती है, यहाँ की सिटीजनशिप। एंड अगर आफ्टर सॉरी आउटसाइड द इंडिया अगर बर्थ हुआ है तो उसके लिए अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। विद इन 11th मंथ ना आपके जो भी पेरेंट्स होंगे उनको अप्लाई करना पड़ेगा कि हमारे जो वार्ड है या फिर जो हमारा चाइल्ड है उसको क्या चाहिए, इंडियन सिटीजनशिप चाहिए। पर अगर यहाँ पर आप बॉर्न होते हो तो आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट होता है उसके थ्रू ही आपको सिटीजनशिप मिल जाती है, ठीक है। अब आता है बेल्जियम और श्रीलंका की बात करते हैं। बेल्जियम और श्रीलंका एक ही तरीके से सफ़र कर रही थी, मीन्स यहाँ पर डिफरेंस देखना, बहुत छोटा सा डिफरेंस है। दो कंट्रीज़ हैं जो कि एक तरीके से सफ़र कर रही हैं, बट वो दोनों अपने अलग अलग सॉल्यूशंस लेकर आती हैं। फॉर एग्जांपल ये बेल्जियम है, ये श्रीलंका है, प्रॉब्लम दोनों की एक ही है कि एसएसटी की क्लास चल रही है, बट डिफरेंट सॉल्यूशंस होंगे। कुछ लोग इंटरेस्ट दिखाएंगे, कुछ लोग इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे। इसी तरीके से बेल्जियम अपना अलग डिसीजन लेकर आती है और आपका श्रीलंका अलग लेकर आती है, जिसकी वजह से श्रीलंका में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी। मैंने स्टार्टिंग में डिस्क्लोज कर दिया ये, एंड बेल्जियम उसको मैनेज कर ले। पर उससे पहले बेल्जियम के बारे में थोड़ी सी बातें पढ़ लेते हैं, आपके बुक में लिखी हुई हैं पर हम रीड नहीं करते हैं। जो आपका बेल्जियम है वो एक छोटी सी कंट्री है, कहाँ पर, यूरोप के अंदर। इसका एरिया कितना है, हरियाणा के बराबर। क्या आपके यहाँ हरियाणा है, इसके बराबर इसका एरिया है। इसका बॉर्डर किसके साथ लगता है, पढ़ के आए थे, फ्रांस अभी पढ़ा है, उसके अलावा नीदरलैंड्स जर्मनी के साथ लगता है। ये दो के बारे में मैम हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। इसके अलावा जो पॉपुलेशन है वो कितनी है, लिटिल ओवर देन 1 करोड़, ठीक है, 1 करोड़ के आसपास इसकी पॉपुलेशन है, जो कि हरियाणा की हाफ है। तो हमारी इंडिया कितनी पॉपुलेटेड है, देख रहे हो। तो मतलब वहाँ की पूरी पॉपुलेशन कितनी है, 1 करोड़, और जो कि आपके हरियाणा की ऑलमोस्ट हाफ। तो हरियाणा में कितनी पॉपुलेशन हुई, 2 करोड़, ठीक है। चलो अब बात करते हैं, क्या यहाँ पर इंडिया की बात करते हैं। सबसे पहले इंडिया से रिलेट करके सारी कंट्रीज़ को पढ़ेंगे। तो क्या इंडिया में काफ़ी सारे तरीके के लोग दिखते हैं। कुछ लोग गुजराती बोलते हैं, कुछ लोग तमिल बोलते हैं, उर्दू बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। इसी तरीके से आपके बेल्जियम में भी क्या था, एक छोटी सी कंट्री में बहुत सारी डिफरेंट पॉपुलेशंस रहती थी। 59% लिव्स इन द फ्लैमिश रीजन स्पीक्स डच। मतलब कितने लोग डच बोल रहे हैं, 59। अब आता है कि मैम ये हमें याद करना है कि कितना परसेंट था। जो आपके जैसे ओलंपियाड्स वगैरह होते हैं ना, तो उनमें डायरेक्ट क्वेश्चन ही बनते हैं, ठीक है। परसेंट के ऊपर वो क्वेश्चन पूछते हैं आपके एनसीईआरटी से। तो एक एमसीक्यू आपको ये याद रखना है, बस मैं इतना रिपीट करा दूंगी, इतना रिवीजन करा दूंगी कि याद हो जाएगा। तो कितने लोग थे डच स्पीकिंग, कितना परसेंट, लाउडर कितने, 59। और 40% कितने हैं, फ्रेंच स्पीकिंग। तो मेजॉरिटी किसकी है, अभी तक तो डच की है, ठीक है। एंड जो 1% है वो क्या बोलते हैं, जर्मनी, ठीक है, ये बोलते हैं जर्मनी। ये लोकेशंस है, ठीक है, लोकेशंस इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये याद रखना। 59% किसकी थी, डच, 40% फ्रांस, 1% बचा, 99% हो चुका है, वो है आपके जर्मन स्पीकिंग।
अब इसमें काफ़ी सारे लोग हैं। अब इसमें 80% मतलब अगर हम इसके कैपिटल सिटी की बात करें, ब्रुसेल्स की बात करें, तो उसमें 80% क्या बोलते हैं, फ्रेंच बोलते हैं, और 20% क्या बोलते हैं, डच। देखो डिफरेंट चीज़ें। ओवरऑल कंट्री की बात की जा रही है तो डच कितना है, 59। कैपिटल की बात की जा रही है तो डच कितना है, 20%। ठीक है। और अगर हम इसकी फ्रेंच की बात करें तो यहाँ पर कंट्री लेवल पे कौन जीत रहा है, हाँ डच जीत रहा है। मतलब सेकंड नंबर पे कौन है, फ्रेंच है ना, या फिर फ्रेंच 1% है, कितना है फ्रेंच, 40%। 1% क्या है, जर्मन। ठीक है, तो मैंने गलत बोला, क्या होना चाहिए था, आपका जो डच स्पीकिंग है वो 20% है, एंड जो आपके फ्रेंच स्पीकिंग है वो 80% है। मतलब बिल्कुल वाइस वर्सा है, उसमें वहाँ पर आपका ये ज़्यादा है, डच ज़्यादा है, एंड यहाँ पर आपका डच कम है। ठीक है, तो ये हमें थोड़ा सा आइडिया लग गया। ठीक है, अब जितने भी, अच्छा एक चीज़ याद है, जब हम लोग फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था जितने भी लीडर्स हुआ करते थे, किंग वगैरह हुआ करते थे, वो किस में कम्युनिकेट करते थे, फ्रेंच में। जैसे हम लोग कोई भी ऑफिशियल टॉक होती है तो हम किस में बात करते हैं, इंग्लिश में। हमारे डॉक्यूमेंट्स किस में लिखे आते हैं, इंग्लिश में लिखे आते हैं। इसी तरीके से ये लोग किस में बात करते थे, फ्रेंच में। मतलब जितने भी रिच एंड पावरफुल लोग थे वो क्या बोलते थे, फ्रेंच बोलते थे। ठीक है, तो डच स्पीकिंग कम्युनिटी हु गॉट बेनिफिट ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एजुकेशन मच लेट। तो जो रिच है वो कौन है, फ्रेंच। डच क्या है, कम है नंबर में। ठीक है, तो डच वाले लोगों को क्या मिलने लगेगा, डिस्क्रिमिनेशन फेस होने लगे, डिफरेंट एथनिक ग्रुप, और डिस्क्रिमिनेशन यहाँ से स्टार्ट होने लगा। इस हाँ मतलब वीक थे, वीक मतलब वेल्थ नहीं थी। ठीक है, तो उसकी वजह से उनको क्या मिलने लगा, डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, तो दिस लीड टू द टेंशन बिटवीन द डच स्पीकिंग एंड द फ्रेंच स्पीकिंग। तो जिसकी वजह से क्या होने लगा, ये किस टाइम की बात हो रही है, 1950s और 60s। अब बहुत सारे बच्चों को बिल्कुल समझ नहीं आया मैम ने कर क्या दिया, पूरी एकदम से खिचड़ी बन गई है। तो मैं दोबारा से समझाती हूँ। यहाँ पर हम पावर शेयरिंग की बात करेंगे। दो कंट्रीज एक जैसी प्रॉब्लम्स के साथ हैं, एक है श्रीलंका, एक है बेल्जियम। बेल्जियम की कंडीशन हम समझ रहे हैं क्योंकि बेल्जियम, सबसे पहले बेल्जियम के बारे में समझते हैं। बेल्जियम कहाँ है, यूरोप में एक कंट्री है, छोटी सी कंट्री है, हमारे हरियाणा की बराबर। पॉपुलेशन हरियाणा से आधी है। ठीक है, अब इस पॉपुलेशन में 3 तरीके के लोग हमें दिख रहे हैं एथनिक ग्रुप में। एक है आपके डच स्पीकिंग, एक है आपके फ्रेंच, और एक है आपके जर्मन। अब हमने कैपिटल को भी देख लिया। कैपिटल से जैसे स्टार्ट किया था हमारे माइंड में सब कुछ मिक्स हो गया और कुछ समझ नहीं आया। ठीक है, तो वैसे क्या थे, डच स्पीकिंग का पॉपुलेशन ज़्यादा थी, पर जितने भी डच स्पीकिंग थे ना वो रिलेटिवली पुअर थे इन कंपैरिजन टू फ्रेंच स्पीकिंग, क्योंकि फ्रेंच किससे आते थे, नोबल क्लास से आती थी। ठीक है, जितने भी नोबल क्लास के लोग थे वो क्या बोलते थे, फ्रेंच बोलते थे। अब जब ये चीज़ हो जाएगी, मतलब आपको अगर मैंने सिर्फ एक लैंग्वेज के बेसिस पे आपको एजुकेशन से दूर रखा, काफ़ी लेट आपका डेवलपमेंट हो रहा है, तो आपके अंदर कहीं ना कहीं हेट्रेड रहेगा। इसकी वजह से क्या होने लगा, 1950s और 60s में क्या होने लगी, प्रॉब्लम्स होने लगी। द टेंशन बिटवीन द टू कम्युनिटीज हैज़ मोर एक्यूट इन ब्रुसेल्स, स्पेशली कैपिटल सिटी में। कोई भी अगर जैसे अगर मैं आपसे कुछ भी सेंसिटिव एरिया की बात करूँ, इंडिया के कुछ सेंसिटिव जोन्स है, मतलब कुछ भी रिवॉल्ट स्टार्ट होता है तो वो वहीं से होता है ना। कुछ एरियाज है ना जो बहुत सेंसिटिव है, कोई फेस्टिवल आता है या कुछ आता है तो सबसे पहले सिक्योरिटी वहीं लगाई जाती है, देखा है आप लोगों ने। हाँ दिल्ली है, या मतलब जहाँ पर डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स का नंबर ज़्यादा है। तो ब्रुसेल्स में ये टेंशन सबसे ज़्यादा होने लगी, क्योंकि ब्रुसेल्स में क्या थे, फ्रेंच स्पीकिंग ज़्यादा थे, तो उसकी वजह से एक एक्यूट कंडीशन बन गई। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या थी, द डच स्पीकिंग पीपल कंस्टिट्यूटेड अ मेजॉरिटी इन द कंट्री बट अ माइनॉरिटी इन द कैपिटल। ठीक है, बता दिया मैंने ये बात, समझ में आई यहाँ तक? कोई ऐसा जैसे यहाँ तक कुछ समझ नहीं आया हो, रेज योर हैंड, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूँ, कोई इशू नहीं है। ठीक है, विदाउट एनी हेजिटेशन बताओ यहाँ तक मैम समझ नहीं आया, क्लियर है? मैं पूछूं? हाँ, कैपिटल, कंट्री की कैपिटल, ओके यहीं पे कर दो। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया, क्लियर हो गया। अब बात करते हैं श्रीलंका की, फिर आगे देखेंगे इनकी प्रॉब्लम्स। किसके बीच में प्रॉब्लम्स होने लगी हैं, डच और फ्रेंच। ठीक है, कैपिटल में किसकी पॉपुलेशन ज्यादा है, फ्रेंच की, तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहाँ मिल रही है, कैपिटल में। अब आती है श्रीलंका की बात। श्रीलंका को सब जानते हैं, श्रीलंका में रिसेंटली हुआ क्या है, इकोनॉमिक क्राइसिस हुए हैं। तो श्रीलंका का टाइम काफी टाइम पहले से, मीन्स जब से उसको इंडिपेंडेंस मिला, इंडिपेंडेंस कब मिला था, 1948। हम लोगों को कब मिला, 1947। क्या श्रीलंका भी ब्रिटिशर्स के अंडर थी, हाँ।
ठीक है। और मैंने एक बार ये भी बोला था कि जैसे जहाँ पर भी जेल होती थी तो वो वहीं पर उनको छोड़ देते थे, तो कुछ इंडियंस आप देखोगे कि वहाँ पर उसी जेल से आए हैं, ठीक है। मतलब इंडियंस थे यहाँ पर जेल में रखे गए थे, फिर उसके बाद जैसे इंडिपेंडेंस मिलता है उनको वहीं छोड़ दिया जाता है, मीन्स वो अपनी कंट्री वापस ही नहीं आए, तो वो वहीं के रेसिडेंट हो। अब श्रीलंका की बात करते तो श्रीलंका में कितनी पॉपुलेशन है? हरियाणा के बराबर, 2 करोड़, ठीक है। बहुत ज़्यादा डाइवर्स पॉपुलेशन है जैसे कि इंडिया में है, ठीक है। याद रखना इसमें सिन्हाला स्पीकिंग है, ठीक है। तमिल स्पीकर्स हैं, 2 तरीके के लोग हैं, ठीक है। 74% कौन है? सिन्हाला स्पीकर्स। और आपकी तमिल स्पीकर्स कितने हैं? 18%, ठीक है। अब एक चीज़ याद रखना, जब ब्रिटिशर्स रूल करते थे, एक छोटी सी स्टोरी है, ब्रिटिशर्स रूल करते थे ना, तो जनरली जो तमिल स्पीकर्स है ना वो इनको प्रायोरिटी दिया करते थे, मतलब इनको क्या देते थे? वैल्यू दिया करते थे, या जो भी चीज़ें अच्छी करनी होती थी वो किसके साथ करते थे? तमिल के साथ करते थे। बट जैसे ही इसको इंडिपेंडेंस मिलता है, क्या होता है, ये जो सिन्हाला स्पीकर्स होते हैं ना, ये इनके मतलब कहीं ना कहीं जेलस फील करते थे तमिल से। मतलब किसी को, अगर मैं किसी एक स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दूँ तो बाकी स्टूडेंट्स के माइंड में आएगा कि मैम ऐसे क्यों इतना ज़्यादा प्रेफरेंस देती हैं, तो कहीं ना कहीं एक जेलसी आने लगेगी। तो ये चीज़ यहाँ पर बनने लगी थी। और जैसे ही इंडिपेंडेंस मिलता है, तब उससे पहले इनको इन्फीरियर फील कराया जाता था, बाद में ये क्या करने लगते हैं? इनको इन्फीरियर फील कराने लगते हैं। दोबारा से रिपीट करती हूँ, ब्रिटिशर्स किसको प्रेफरेंस देते थे? तमिल स्पीकिंग को। जैसे ही इंडिपेंडेंस होता है तो क्या होता है, जो सिन्हाला ग्रुप होता है ना, जो सिन्हाला बोलते हैं, लैंग्वेज का नाम है, वो लोग क्या करते हैं? इनके ऊपर डोमिनेंस शो करने लगते हैं, मतलब इनकी मेजोरिटी हो जाती है। अभी तमिल वाले जो लोग हैं, तमिल स्पीकिंग लोग हैं, उनको मतलब इन्फीरियर फील कराते हैं, या फिर कह सकते हैं सारी चीज़ें नहीं देते। तमिल नेटिव्स ऑफ द कंट्री आर कॉल्ड श्रीलंकन तमिल। कितने परसेंट है? 30%। इसमें कुछ इंडियन तमिल्स भी हैं, ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ, क्या है? इंडियन तमिल्स भी हैं। इनके 4 फादर्स जो थे वो इंडिया से गए थे, प्लांटेशन वर्कर हुआ करते थे, या फिर जेल में भेजे हुए लोग हुआ करते थे, उनको वहीं पे इंडिपेंडेंस मिल गई, वो वहीं रहने लगे, उन्हें क्या बोला जाता है? इंडियन तमिल्स। अब इसमें रिलीजन्स क्या क्या है? रिलीजन्स याद रखना, बुद्धिस्ट है, हिंदू है, मुस्लिम है और क्रिश्चियन है। 3 तरीके के लोग मिलते हैं, ठीक है। क्रिश्चियनिटी किससे आई थी? क्रिश्चियनिटी कौन लेकर आया था? यूरोपियंस, ठीक है। ब्रिटिश, हाँ ब्रिटिश कह सकते हो, यूरोपियंस कह सकते हो, क्योंकि ब्रिटिश से पहले भी और लोग आ गए थे, ठीक है। श्रीलंका में सिन्हाला कम्युनिटी क्या है? मेजॉरिटी है, बिगर मेजॉरिटी है, देखा है ना अभी, ठीक है। तो दोबारा से समराइज करूं या फिर चल रहा है काम? सब यही हो, ठीक है। बता देती हूँ एक बार, श्रीलंका एक कंट्री है जिसका इंडिया के साथ एक बॉर्डर शेयर होता है, और वो किससे सेपरेट होती है? पाल्क स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार, उससे सेपरेट होती है इंडिया से। उसका एरिया या कह सकते हैं पॉपुलेशन हरियाणा के बराबर है ऑलमोस्ट। उसमें जनरली आपके 2 तरीके के लोग देखने के लिए मिलते हैं, जो कि तमिल स्पीकिंग है या सिन्हाला स्पीकिंग है। जब ब्रिटिशर्स होते थे तो वो तमिल को बहुत प्रेफरेंस देते थे, बट जैसे ही ब्रिटिशर्स चले जाते हैं, सिन्हाला क्या कर लेते हैं? उनके ऊपर ओवरराइड कर लेते हैं या अपना डोमिनेंस शो करने लग जाते हैं। इसकी वजह से तमिल्स के साथ क्या होने लगता है? एक्सप्लॉयटेशन होने लगता है, डिस्क्रिमिनेशन होने लगता है। तो उसकी वजह से एक यहाँ पे वॉर होगा, बहुत बड़ा वॉर होगा, तो वो अभी हम देखेंगे। इसके अलावा 3 तरीके के रिलीजन मिलते हैं, क्या क्या है? बुद्धिस्ट, हिंदू, मुस्लिम या फिर क्रिश्चियन, ठीक है। और सिन्हाला का नंबर सबसे ज़्यादा है। अब आती है श्रीलंका के बारे में बात करते हैं। श्रीलंका में हुआ क्या? श्रीलंका 1948 में आज़ाद हुआ, अभी समझा। उसके बाद क्या होता है? सिन्हाला कम्युनिटी की क्या हो जाती है? डोमिनेंस हो जाती है। ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ, वही यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। कोई यहाँ तक किसी को डाउट इस पॉइंट तक? सिन्हाला कम्युनिटी की डोमिनेंस हो जाती है क्योंकि इनका नंबर क्या था? ज्यादा था। उससे पहले किसको प्रेफरेंस दी जाती थी? तमिल्स को। किससे जेलस थे? तमिल से। तो क्या उनसे सारे राइट्स ले लेंगे? सुप्रीमेसी किसकी है? सिन्हाला की, ठीक है। तो मेजोरिटेरियन और मेजर्स लेकर आते हैं और इस्टेब्लिश करते हैं सिन्हाला सुप्रीमेसी। 1956 में क्या होता है? एक एक्ट पास किया जाता है जिसके थ्रू सिन्हाला लैंग्वेज को क्या बनाया दिया जाता है? वहां की ऑफिशियल लैंग्वेज। कोई इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज है? दो, क्योंकि हम लोग क्या बिलीव करते हैं? डाइवर्सिटी में बिलीव करते हैं। और अगर हम किसी भी एक लैंग्वेज को बना देंगे कि ये आपकी नेशनल लैंग्वेज है, तो बाकी लैंग्वेजेस को क्या लगेगा? इन्फीरियर फील होगा, या फिर ये लगेगा कि हमको क्या नहीं दिए? पॉलिटिकल राइट्स नहीं दिए, या हमको पॉलिटिकल इक्वलिटी नहीं दी। तो इस वजह से इंडिया की कोई भी लैंग्वेज क्या है? क्या है? नेशनल लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। नेशनल या फिर ऑफिशियल, ठीक है। 10 डिसरिगार्डिंग तमिल, ठीक है। क्लियर? ये सब समझ चुके हैं हम लोग? ओके, चलो।
इसकी वजह से रिजल्ट क्या हुआ? इन द फीलिंग ऑफ एलियनेशन फ्रॉम इन द श्रीलंका। जैसे मैं सिर्फ कुछ ही बच्चों को प्रेफरेंस दे रही हूँ, बाकी बच्चों से पूछ ही नहीं रही हूँ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है, आगे के बच्चे बैठे हैं उनको पढ़ा दिया, बैक बेंचर्स को पूछा भी नहीं, या फिर सिर्फ बैक बेंचर्स को ही पढ़ाया, आगे बच्चे को पूछा नहीं, तो उनको क्या फील होगा? एलियन जैसा फील होगा कि मैम बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे रही है, हम एलियंस हैं क्या, बिल्कुल कुछ भी हमें फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही है, या फिर कुछ भी हमारे ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा। ऐसा किसे फील होने लगा? तमिल्स को। क्या आपको फील होगा ऐसा? आपको नहीं होगा, आप तो कहोगे ठीक है मैम हम पीछे फ़ोन चला लेते हैं आप जिसे पढ़ा रही हो पढ़ा लो, हम तो अपना फ़ोन चला लेते हैं, ठीक है। इन्हें क्या लगा कि इनकी कॉन्स्टिट्यूशन और गवर्नमेंट ने क्या दिया, क्या नहीं दिया, इनको पॉलिटिकल राइट्स नहीं दिए, और धीरे धीरे डिस्क्रिमिनेशन इतना बढ़ गया कि इनको जॉब्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ में भी वो दिखने लगा। मतलब वो कॉन्स्टिट्यूशन लेवल पे नहीं हो रहा था बट लोकल लेवल पे हो रहा था। क्या हमारे यहाँ से अब कंप्लीटली ये चला गया है डिस्क्रिमिनेशन? नहीं। क्या अभी भी रूरल एरियाज में है? ठीक है, बहुत छोटे लेवल पे है, एंड इवन उसकी कंप्लेन वगैरह भी नहीं की जाती है। तो क्या था, तमिल्स को पहले प्रेफरेंस दी, जेलसी थी, वो अब यहाँ पर दिख रही थी, ठीक है। इसकी वजह से क्या हो गया, सिन्हाला और तमिल के बीच में रिलेशन खराब होने लगे। एक साथ रिलेशन खराब नहीं होते, टाइम लगता है, ग्रेजुअली चीज़ें होती हैं, तो धीरे धीरे ये सारी चीज़ें चल रही थी। उसके बाद क्या होता है, डिमांड्स ऑफ श्रीलंकन तमिल्स। अभी ये लोग क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं कि हमारी तमिल को क्या बना दो, ऑफिशियल लैंग्वेज बना दो, रीजनल ऑटोनॉमी दे दो, इसका मतलब एक पूरा एरिया हमारे पास डिवाइड कर दो कि ये पूरा एरिया तमिल का, ठीक है, एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी इन सिक्योरिंग एजुकेशन एंड जॉब। मेजॉरिटी में कौन है? सिन्हाला। क्या तमिल की बात वो मानेंगे? नहीं। प्रपोजल को क्या कर दिया, डिनाई कर दिया कि क्या बात कर रहे हो, अब तक हम लोग किसमें थे, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था हमारे साथ, तो क्या हम ये करने देंगे? नहीं। 1980s में सेवरल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनती हैं, डिमांड करती हैं किसकी, तमिल एलाम मतलब स्टेट की, नदर्न और ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ श्रीलंका, ये वाला, ये पार्ट्स में उन्हें क्या चाहिए थी, अपनी रीजनल ऑटोनॉमी चाहिए थी। किसको? तमिल्स को। किसको चाहिए थी? लाउडर। किसको? एग्जैक्टली किसको चाहिए थी? तमिल्स को चाहिए थी। तो तमिल्स क्या बोलने लगे, हमें ईस्टर्न और वेस्टर्न था या नॉर्दर्न था, नॉर्दर्न पार्ट्स में क्या देने लगो हमें, मतलब आप हमको राइट्स दे दो। इसकी वजह से एक आपकी पार्टी आती है पावर में, जिसका नाम है लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम। अब ये पार्ट, इसका देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बनाती हूँ, राजीव गांधी के बारे में सबको पता है। राजीव गांधी की जो डेथ थी वो कैसे हुई थी, मर्डर था, असैसिनेशन था, किसने किया था? इस पार्टी के एक फीमेल बॉम्बर ने किया। मतलब एक फीमेल लेडी थी, वो किस पार्टी से बिलोंग करती थी? इससे, ठीक है, ठीक है, किससे? LTTE नाम की एक पॉलिटिकल पार्टी थी, कहाँ की? श्रीलंका की। वहाँ की एक फीमेल बॉम्बर थी, और उसने क्या किया, हमारे क्या थे वो, प्राइम मिनिस्टर थे ना, उनको असैसिनेट किया या फिर उनका मर्डर किया, ठीक है, बॉम्ब के थ्रू। अब आता है कि इन्होंने किया क्यों होगा। ऐसे तो किसी की कंट्री का कोई मर्डर तो नहीं कर देता, किसी भी प्रेसिडेंट का या प्राइम मिनिस्टर का। हुआ ये था कि जब इनके यहाँ पे वॉर जैसी कंडीशंस हो रही थी ना, तो इंडिया क्या कर रही थी, अपनी आर्मी, पीस मेकिंग आर्मी, इसको क्या कर रही थी, वहाँ भेज रही थी। लड़ाई मत करो यार, मान लो, शांति से बात कर लो, जैसे हम लोग डाइवर्सिटी के साथ रह रहे हैं ऐसे आप भी मैनेज कर लो। तो उसकी वजह से क्या था, ये किस ग्रुप के हैं? तमिल के। तमिल को क्या चाहिए थी, अपनी चीज़ें चाहिए थी। कौन मना कर रहा था? इंडिया मना कर रहा था। इंडिया का लीडर कौन थे? राजीव गांधी। तो क्या करना चाहिए, इनको असैसिनेट कर देना चाहिए। इनके माइंड में ऐसी चीज़ें आई और उन्होंने वो किया भी। अब श्रीलंका में एक बहुत बड़ा वॉर शुरू होता है 1983 से, एंड कब होता है, कितना लंबा पीरियड है, ठीक है, बहुत लंबा पीरियड है। ये दो कम्युनिटीज़ के बीच में, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बुक में नहीं लिखा हुआ है तो लिख लो। तो 1983 में एक वॉर शुरू होता है जिसका नाम होता है श्रीलंका सिविल वॉर। मैम हमें तो एक ही सिविल वॉर पता है, किसका सिविल वॉर पता है? मार्वल का पता है, पर यहाँ पे किसका सिविल वॉर है? श्रीलंका का, ठीक है, श्रीलंका का सिविल वॉर है, LTTE एंड सिन्हाला पॉलिटिकल पार्टी के बीच में, ठीक है। किसके बीच में क्लैश था? क्लैश बिटवीन सिन्हालीज डोमिनेटेड श्रीलंकन गवर्नमेंट एंड द लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलैम, ठीक है, LTTE लिख लेना शॉर्ट में। समझ में आ गया? बढ़े आगे? नहीं?
डन। द वॉर वॉज ब्लडी। कितने लोग मरे हैं? कितने लोग मरे हैं? ठीक है, तो नंबर ऑफ डेथ बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा वॉर था, मतलब 2009 तक जो चला है। हमारी इंडिया ने इसमें 3 साल के लिए पार्टिसिपेट किया। 1987 में इंडिया की आर्मीज जाती हैं, बोलती हैं कि चलो पीस करते हैं, क्योंकि नेबरिंग कंट्री है। इंडिया हमेशा से किसकी पॉलिसी लेकर आता है? नेबरिंग फर्स्ट। हम लोग अपने नेबर्स का बहुत ध्यान रखते हैं, चाहे वो रेफ्यूजीज होते हैं या फिर वो किसी तरीके से कोई भी एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना, या अभी हम लोगों ने इकोनॉमिकली भी हेल्प करी है। किसकी? मॉनिटरी हेल्प करी, किसकी? श्रीलंका की। बुक्स वगैरह प्रोवाइड करने के लिए स्टूडेंट्स को फंड्स दिए। तो इंडिया हमेशा से ये करती आ रही थी, तो इंडिया ने ये किया भी अगेन। बट 1990 में, ठीक है, इंडिया ने स्टेप बैक कर लिया, क्योंकि कंडीशन बहुत ज़्यादा वर्स हो रही थी। प्लस इसी टाइम हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे उनके साथ भी ये चीज़ किया गया। तो कंडीशन कैसी है श्रीलंका की? बहुत बुरी। क्या थी? रीजनल डाइवर्सिटी से क्या बना? सिविल वॉर बना। अब आते हैं बेल्जियम की बात करते हैं। क्या बेल्जियम में भी डाइवर्सिटी थी? यस। पर उन्होंने क्या किया? इसको मैनेज किया टाइम टू टाइम। कॉन्स्टिट्यूशन में कितने अमेंडमेंट्स किए गए? 4। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने अमेंडमेंट्स हो चुके हैं अब तक? 100+। अमेंडमेंट्स का मतलब क्या होता है? चेंजेस, ठीक है, इंप्रूवमेंट्स। लगा ये ठीक नहीं है। जैसे स्टार्टिंग में दिया गया था राइट टू प्रॉपर्टी। अब आप कहीं भी घर तो बना नहीं सकते, है ना? गवर्नमेंट प्लेस पे जाकर बोले हमें यहाँ घर बनाना है, पॉसिबल है? नहीं, ठीक है, भगा दिया जाएगा। तो उस चीज़ को चेंज करना पड़ा, क्योंकि लोग बोले कि आपने तो हमें पॉलिटिकल राइट दिया था, फंडामेंटल राइट दिया था, नॉर्मल राइट नहीं, फंडामेंटल राइट, जो कि बाई बर्थ है, कोई आपसे नहीं ले सकता। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ा? अमेंडमेंट लाना पड़ा। तो वहां से फंडामेंटल राइट को डिलीट करना पड़ा, उसको क्या बनाना पड़ा? नॉर्मल राइट बनाना पड़ा। ठीक है, इसी तरीके से बेल्जियन लीडर्स ने रिकॉग्नाइज किया कि कितने डिफरेंसेस है, हमारी कल्चरल डाइवर्सिटी है, बहुत सारे डिफरेंसेस है लोगों के बीच में। तो 1970 से 1993 के बीच में कितने अमेंडमेंट्स हुए? 4। ताकि क्या कर सके? लोगों के बीच में कंडीशंस को बेटर कर सके, एनवायरनमेंट को कैसा कर सके? कंफर्टेबल कर सके सभी के लिए, जितनी भी आपकी पॉपुलेशन है या फिर जितनी भी डाइवर्सिटी। क्लियर हुआ? समझ में आया है? कोई बताएगा यहाँ तक? किस किस को समझ में आया? रेज योर हैंड। पूरा समझ में आया? बस पूरा समझ में आया हो, बाकी नहीं आया? किसी को नहीं आया तो पूछा क्यों नहीं कि मैम ये समझ नहीं आ रहा? बताओ। नहीं, पीछे पीछे है। बताओ बॉयज, जब समझ में नहीं आया तो पूछा क्यों नहीं है? अब मैं एक एक बच्चे को पूछूंगी क्या? बताओ मुझे। मैं पूछ रही हूँ ना, समझ में आया? आप मुझसे मल्टीपल टाइम्स पूछिए, एक बार पूछिए तो सही कि मैम इसे दोबारा एक्सप्लेन कर दीजिए, ये पॉइंट मिस हो गया। पूछा आप में से किसी ने? क्या रीजन है? डांटा है मैंने? मारा है अब तक? बताओ। फ्रेंडली हूँ ना, तो फिर फ्रेंडली वे में पूछो भी कि मैम ये समझ नहीं आ रहा, ये एक बार फिर से समझा दो। बताना है दोबारा से? कहाँ तक समझ में आया? ये वाला समझ में नहीं आया? बेल्जियम पूरा समझ, वो श्रीलंका पूरा समझ में आया था? श्रीलंका में क्या हुआ था? रीजनल डाइवर्सिटी थी, ठीक है। पॉपुलेशन क्या क्या थी? तमिल स्पीकिंग और सिन्हाला स्पीकिंग। मेजॉरिटी किसकी थी? सिन्हाला स्पीकिंग। पहले किसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ था? सिन्हालास के साथ। रिवेंज लिया और डोमिनेंसी सुप्रीमेसी किसकी हुई? सिन्हालास की। एक्सप्लॉइटेशन किसका किया गया? तमिल्स का। पॉलिटिकल ऑफिशियल लैंग्वेज किससे बना गया? सिन्हाला। तमिल्स को फील होने लगा कि हमें सारी चीज़ें नहीं मिल रही हैं, तो उन्होंने क्या बनाई? LTT, मतलब एक अपनी पॉलिटिकल बॉडी बनाई। उसने क्या किया? इंडिया को भी इम्पैक्ट किया। हमने एक अपने फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को खो दिया या लूज कर दिया, या उनकी डेथ हो गई, ठीक है। और उसके बाद क्या किया गया? उसके बाद एक सिविल वॉर शुरू होता है। कब से शुरू हुआ? 1983 से 2009 में जाकर ये एंड होता है। इसमें इंडिया भी आई थी, कितने ईयर्स के लिए? 3 ईयर्स के लिए। पीस के लिए आई थी, मींस वॉर नहीं कर रही थी, पीस मेकिंग के लिए आई थी। आर्मी गई थी प्रॉपर। किस ईयर से? 1987 टू 1990। मतलब एक जो पॉलिटिकल डिस्प्यूट था, जो कल्चरल डाइवर्सिटी थी, उससे क्या रिजल्ट हुआ? इतने सारे लोगों की डेथ, इतनी ज़्यादा सोशल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। बट अब बेल्जियम की बात करने वाले हैं कि बेल्जियम ने इसको कैसे मैनेज किया। बेल्जियम में भी सेम कंडीशंस थी, ठीक है। डच स्पीकिंग है, फ्रेंच स्पीकिंग है, जर्मन स्पीकिंग है।
डोमिनेंस किसकी है? फ्रेंच की। फ्रेंच का नंबर भले ही कम है बट वो क्या है? रिच क्लास है, नोबल्स रहे हैं वो पुराने टाइम के, ठीक है। तो अब पावर किसके हाथ में है? फ्रेंच के हाथ में है। तो डच के साथ क्या होगा? डिस्क्रिमिनेशन होगा। तो अब गवर्नमेंट तो बना ली इन लोगों ने, अब क्या करना है? सबके लिए सूटेबल बनानी है कंडीशंस, ठीक है। किसी कोई बोलेगा यहाँ पर मैम स्नैक्स होने चाहिए, कोई बोलेगा ब्रेक ज़्यादा होना चाहिए, तो सबके अकॉर्डिंग क्या बनाएंगे? रूल्स में चेंज होगा। तो यहाँ पर भी चेंज किया गया, कितनी बार चेंज किया गया? 4 बार चेंज किया गया, ताकि सबके लिए क्या बना दिया जाए? कंफर्टेबल एनवायरनमेंट बना दिया जाए। यहाँ तक समझ में आया? अब हम बात करने वाले हैं कि बेल्जियम में क्या क्या चीज़ें थी, क्या क्या चेंजेस थे, ठीक है। इन्होंने बोला कि जितने भी फ्रेंच या डच स्पीकिंग लोग हैं उनको क्या मिलेंगे? इक्वल सेंट्रल गवर्नमेंट में, मतलब उनका नंबर कितना होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि फ्रेंच का नंबर ज़्यादा है या डच का नंबर ज़्यादा है, ठीक है। तो ये हुआ, मतलब दोनों को एक जैसा चीज़ें हम लोगों को बनानी है, किसी की भी यूनिलेटरली कोई डिसीजन नहीं लेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि फ्रेंच वाले लोग आए थे, डच वाले एब्सेंट थे, तो फ्रेंच वाले लोगों ने मेजोरिटी बनाई और कोई भी डिसीजन ले लिया, ठीक है। ऐसा नहीं होगा। क्या करना है? दोनों लोगों की इक्वल क्या होना चाहिए? एग्रीमेंट होना चाहिए या फिर अप्रूवल होना चाहिए, उसके बाद ही आप कोई डिसीजन बना सकते हैं। तो पहला रूल समझ में आया क्या? दोनों को इक्वल पावर है, कहाँ पर? सेंट्रल गवर्नमेंट में। बोलो किस में है? सेंट्रल गवर्नमेंट में। और डिसीजन क्या होगा? दोनों पार्टीज लेंगे या दोनों लोग मिलकर लेंगे, ठीक है। मेजॉरिटी मतलब मेजॉरिटी किसी लैंग्वेज की या फिर किसी भी ग्रुप के नहीं लेंगे डिसीजन। मैनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट्स हैव बीन गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट्स, ठीक है। 2 रीजन्स ऑफ द कंट्री, 2 लोगों को दे दिया गया, जिसमें सबऑर्डिनेट्स भी बनाए गए, मतलब एक तरीके से पावर शेयरिंग हो रही है। क्या हमारे यहाँ पर स्टेट्स हैं? कितनी है? 28। यूटीज कितनी है? बड़ा कन्फ्यूज। 8, ठीक है, 8 है। तो अब आपके यहाँ यूटीज है या सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो इसमें क्या होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट में एक है प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। पूरे इंडिया लेवल पे एक है, ठीक है। पावर्स को डिवाइड कर दिया, पूरा एरिया कवर नहीं हो रहा था, छोटी छोटी पावर्स, स्टेट्स एंड यूटीज, वही यहाँ पर काम किया गया, स्टेट्स और यूटीज में डिवाइड कर दिया। ये क्या है? कैपिटल ब्रुसेल्स। इसमें क्या किया गया? सेपरेट गवर्नमेंट बनाई गई, जिसमें इक्वल रिप्रेजेंटेशन था किसे? दोनों ही कम्युनिटीज को। समझ में आ रहा है? कुछ स्टेप्स हैं, दोनों स्टेप्स स्टार्टिंग के क्लियर। थर्ड स्टेप क्या है कि अब जो आपकी सिटी है, मेन कैपिटल है, हमारी कैपिटल क्या है? यूटी बनाई गई है। क्यों? स्टेट क्यों नहीं बनाया? बताओ। बिल्कुल एनसीआर रीजन में रहते हो, कभी ये सोचा कि स्टेट क्यों नहीं बनी है हमारी कैपिटल? यूटी क्यों है? पूछना जाकर टीचर्स से, ठीक है। इसके अलावा जो आपकी ब्रुसेल्स थी, बिकॉज द डच एंड स्पीकिंग कम्युनिटी हैज एक्सेप्टेड द इक्वल रिप्रेजेंटेशन द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो ब्रुसेल्स या कैपिटल थी उसके अंदर डच का नंबर ज़्यादा था या कम था? कम था, ठीक है, क्योंकि डच का नंबर कहाँ पर ज़्यादा था? सेंट्रल लेवल पे याद था, ज़्यादा था। तो हमें वाइस वर्सा करके याद है, ठीक है, वाइस वर्सा करके हम लोगों ने याद कर लिया। इसके अलावा थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट भी बनाई गई, कम्युनिटी गवर्नमेंट। क्या आपके यहाँ थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट है? थर्ड टायर सिस्टम है? क्या है? लोकल लेवल पे क्या है रहता है आपका? म्यूनिसिपैलिटीज, ग्राम पंचायत, ठीक है। तो इसी तरीके से इन लोगों के लिए भी क्या बनाई गई? एक लोकल या कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई गई। मतलब जैसे एक वन लैंग्वेज कम्युनिटी थी जिसमें डच फ्रेंच कैसे भी आप लोग हो, कोई मतलब नहीं पड़ता कहाँ आप रहते हो, कोई मतलब नहीं पड़ता, एक आपके लिए एक अलग से गवर्नमेंट रहेगी, ठीक है। इसमें क्या किया जाता था? कल्चरल या एजुकेशनल या कोई ऐसे इश्यू आ रहा है रिलेटेड टू लैंग्वेज वगैरह, वो सही किया जाता है। हमारे यहाँ क्या होता है? थर्ड टायर सिस्टम में जो थर्ड गवर्नमेंट है, तो लोकल लेवल पे जो कि एक गांधी जी के विजन पे है। ग्राम पंचायत किसका विजन है? गांधी जी। गांधी जी का मानना था, जब हम लोग आज़ाद हुए थे ना स्टूडेंट्स, तब हमारी कंडीशन ये नहीं थी कि हम लोग पंचायत को लेकर आ सके, क्योंकि हम लोग क्या थे? इकोनॉमिकली वीक थे। हम लोगों ने खुद को स्टेबल पता है कैसे किया था? लोगों ने बहुत सारा गोल्ड जो किया था उस पर कह सकते हैं ना मनी, ठीक है, मतलब उसको बेचा था। किसको? यूरोपियंस को बेचा। उससे कुछ मनी आया था, उससे हम लोगों ने अपने इनका स्टार्ट किया था, फ्रेश स्टार्ट किया था। मतलब हम इतनी बुरी तरीके से इकोनॉमिकली कंडीशन, इकोनॉमिकली पुअर थे या वीक थे कि हमें अपना गोल्ड, इंडिया का बहुत सारा गोल्ड बेचा गया था। एंड उस टाइम पर आपको पता भी होगा कि गोल्ड की इतनी वैल्यू नहीं थी, अब है, ठीक है, इतने हाई प्राइसेस ये तो ज़्यादा पैसा आया भी नहीं था। तो कुछ जैसे फंडामेंटल राइट्स है ना, ऐसे कुछ DPSP डायरेक्टिव
तो जो उस टाइम पॉसिबल नहीं थे ना, तो वो बना के रखे कि हम ये भी करेंगे, हम ये भी करेंगे, ऐसा कुछ सोचा हुआ था। अब जैसे मैं कोई डायरेक्टिव प्रिंसिपल बना लेती हूँ कि यहाँ पर हम लोग कुछ टाइम बाद 3D वे में पढ़ाएंगे, ठीक है, 3D इमेजेस बनाएंगे, ठीक है। तो ये क्या है, मेरा एक प्रिंसिपल है कि ऐसा कुछ होना चाहिए। तो यही गांधी जी का एक था कि क्या होना चाहिए, लोकल गवर्नमेंट पे पंचायत होनी चाहिए, ताकि लोकल लेवल पे सबसे पहले शुरुआत हो, क्योंकि वो सोचते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन इंडिया की कहाँ रहती है, विलेजेस में रहती है उस टाइम पर। तो अब विलेजेस में अगर डेवलपमेंट होगा, एजुकेशन होगी, तो वो कहाँ आएगी, नेशनल लेवल पे दिखेगी। तो ये उनका मानना था कि अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट है, छोटे छोटे कितने विलेजेस हैं, आपके आसपास भी कितने विलेजेस हैं, कभी आपने विजिट किया है, ठीक है, आपने अपनी पूरी सिटी भी विजिट नहीं की, ठीक है। तो उसका एडमिनिस्ट्रेशन करना, सब लोगों की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए आपके 3 टायर सिस्टम इंडिया में लाया गया। इसी तरीके से इन लोगों ने भी लैंग्वेज कम्युनिटी बनाई गई, या थर्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी, जिसमें अगर किसी को लैंग्वेज इशू है या कल्चरल एक्टिविटीज के रिगार्डिंग या एजुकेशनल प्रॉब्लम है, तो वो इसमें सॉल्व किया जाता था। क्या इन्होंने अच्छे से मैनेज किया या नहीं किया? और श्रीलंका कर पाया था? नहीं। उसने क्या रिजल्ट हुआ, सिविल वॉर का। बहुत सारे लोगों ने अपनी लाइफ को छोड़ दिया था। उसको ऐसा बोला जाता है कि सिविल वॉर का पीरियड जो था वो क्या था, ब्लडी बाथ था। श्रीलंका के लिए क्या था, ब्लडी बाथ। बहुत लोगों की डेथ हुई थी, बहुत लोगों की, आर्मी, सिविलियंस, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो द पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। क्या पावर शेयरिंग अच्छी होती है? ठीक है। किंग के पास पावर शेयरिंग थी, पावर शेयरिंग करते थे? नहीं। तो क्या वो सही थी? नहीं। फाइनली मोनार्क को क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। तो पावर शेयरिंग इज गुड बिकॉज इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स। मतलब सोशल ग्रुप्स के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है उसको ये रिड्यूस करती है, ठीक है। अब क्या है, पावर छोटी छोटी मैंने डिवाइड कर दी, या फिर मैंने एक के पास ही अथॉरिटी दे दी, तो अथॉरिटी वाला क्या दिखाएगा, अपनी एटीट्यूड दिखाएगा, है ना, कहेगा कि डोमिनेंस दिखाएगा कि मेरा रूल है। ये किंग ही करते थे, ठीक है। बट अब क्या कर दिया आपने, छोटे छोटे सोशल ग्रुप्स में पावर डिवाइड कर, ठीक है। पावर डिवाइड होते ही क्या हुआ, हर जगह के लोग अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझने लगे, तो वो चीज़ यहाँ पे हुई, ठीक है। अगर सोशल कॉन्फ्लिक्ट होगा तो उससे क्या होगा, अगर सोशल कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो वायलेंस होगा, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आएगी, लोगों की डेथ होगी, इकोनॉमिक क्राइसिस होंगे, एंड कहीं ना कहीं मैं ऐसा कह सकती हूँ कि सिविल वॉर की वजह से ही आज श्रीलंका इकोनॉमिक क्राइसिस देख रहा है, क्योंकि ऑलमोस्ट 20 ईयर्स, 2 डिकेड्स तक जो लड़ाई हो रही है, ठीक है, 2 डिकेड्स तक जो लड़ाई हो रही है, उसके बाद क्या इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स में फ़र्क पड़ा होगा? वॉर चल रहा है, कर्फ्यूज़ हो रहे हैं, क्या जॉब होगी? नहीं। हमारा जो कोविड पीरियड था तो उस टाइम पे क्या हुआ था, लॉकडाउन हुआ था, तो उस टाइम लोग सफ़र कर रहे थे ना इकोनॉमिक प्रॉब्लम से, क्योंकि काम नहीं था। अब वॉर है जहाँ पर जान का भी खतरा है, तो उस टाइम पर भी ये कंडीशंस थी, जिसकी वजह से क्या आती है, पॉलिटिकल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आती हैं, एंड कहीं ना कहीं वो अब एक कह सकते हैं ना रिजल्ट है। अब आती है पावर शेयरिंग से आती है स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व शेयरिंग पावर, ये मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है। तो मतलब क्या कह सकते हैं हम लोग, चेंज होते रहते हैं डेमोक्रेसी में, कोई भी चीज़ है वो चेंज हो जाती है। प्लस हम लोग क्या देते हैं, एक सिटीजन, मतलब एक सिटीजन वाली चीज़ देते हैं, पार्टिसिपेशन देते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में। ये नहीं है कि आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो किसी में, क्या वही मतलब लेजिस्लेचर गवर्नमेंट्स। अब आती है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, लास्ट टॉपिक, ठीक है। हैवी लग रहा है क्योंकि ये एक ही क्लास में फिनिश करना है, ठीक है। इसी आप लोगों ने देखा होगा लेक्चर प्लानर, नहीं देखा था? नहीं देखा, बस ऐसे ही आ जाते हो, जो पढ़ाएंगे पढ़ लेंगे। नहीं है एक्सेस, किस किस को एक्सेस नहीं? एक बार रिसेप्शन पे जाके बात कर लो, रिसेप्शन पे बोलो कि मैम एक्सेस नहीं अभी तक। अब आती है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग की बात करते हैं। एक होता है स्टूडेंट्स हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, एक होता है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हम हॉरिजॉन्टल की बात करते हैं, क्या लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव से कम है? क्या लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव से कम है कम? रियली बताओ, नो, ठीक है। लॉ मेकिंग और जो उसको एग्जीक्यूट करा रहे हैं उनमें कमी होती है कि इसकी पावर्स ज़्यादा, इसकी पावर्स कम, नो, ठीक है। क्या कम है? लाउडर, सबसे रिस्पॉन्स चाहिए, नो, ठीक है। क्या जुडिशियरी, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव में कोई डिफरेंस है पावर्स में? नो। तो ये क्या है, एक इक्वल लेवल पर रखे हुए हैं, एक पैरेलली रखे हुए हैं, मींस पैरेलल मींस एक ही प्लेन पर रखे हुए हैं। तो ये क्या है, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन है। इसको भी इतना ही मिलेगा, इसको भी इतना ही मिलेगा, इसको भी इतना ही मिलेगा, तीनों के पास एक जैसी पावर्स है। अब आप बोलोगे मैम जज के पास तो ज़्यादा है, वो सही को गलत भी बोल सकता है, पर गलत को सही भी बोल सकता है। इसीलिए जो जज होता है वो एक
नहीं होता है, क्या होती है, बेंच होती है, और वहां पे मेजोरिटी से डिसीजन लिए जाते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। क्वेश्चन पूछ सकता है कि हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। अब आती है वर्टिकल डिसीजन। अच्छा, एक और चीज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, बड़े बड़े क्वेश्चंस मीन्स यूपीएससी जैसे एग्जाम्स में इसकी डेफिनेशन पूछी जाती है, जहाँ पर रिटन एग्जाम होता है, कि व्हाट इज चेक एंड बैलेंसेस। आपको अपने माइंड में रखना चाहिए, किसी चीज़ को चेक करना और फिर बैलेंस करना कौन करता है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। इसी ऑर्गन को या इसी हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन को क्या बोला जाता है, सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंसेस। कल मैं पूछूंगी क्या होगा, क्या तो इसे मैं ये मत समझना वो वाला चेक है ये, ठीक है, याद रखना, ठीक है। तो किसी के पास भी एक्स्ट्रा पावर नहीं होती, फंक्शन होता है, एक साथ होते हैं ये और हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट स्लाइड, हाँ कर लीजिए। जितना भी मैंने हाईलाइट किया हुआ है ना उसको लिख लिया करो। ये डेफिनेशन ही इंपॉर्टेंट है, सीधे आती है क्वेश्चंस में, कि आपकी जो फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट होती है उसमें चेक्स एंड बैलेंसेस का क्या मतलब है, या पावर शेयरिंग में चेक एंड बैलेंसेस का क्या मतलब है। क्या प्रॉब्लम, व्हाट्स योर नेम। लक्ष्य अभी ये क्वेश्चन ये लिख लो, ओके। कल मैं इसकी डेफिनेशन पूछूंगी और मैं याद कर क्या कि हाँ बच्चों से पूछना है। डन। क्लास 11th में आने वाले हो, स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए। 11th में बहुत लिखाया जाता है, बहुत पढ़ना पड़ता है, नीट जेई की तैयारी शुरू हो जाती है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। डॉक्टर्स की राइटिंग क्यों खराब होती है, की वजह से होती है, क्योंकि वो प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करते हैं, वो शॉर्ट में लिखते हैं, जल्दी जल्दी लिखते हैं। डन। सारा नहीं लिखना है, बस ये सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंसेस लिख दो, बाकी तो सब है ही, ठीक है। शॉर्ट नोट्स में आपके पास रहना चाहिए। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन शॉर्ट में लिख के इसके आगे लिख सकते हो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल, तो माइंड में रहेगा। डन। चलो अब आता है वर्टिकल डिवीजन। वर्टिकल डिवीजन मैंने बताया था, सबसे ऊपर कौन है, सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के नीचे स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट के नीचे लोकल गवर्नमेंट, स्कूल में सबसे ऊपर प्रिंसिपल, फिर वाइस प्रिंसिपल, या फिर कह सकते हो डायरेक्टर, देन प्रिंसिपल, या फिर आप कह सकते हो टीचर, या फिर प्रिंसिपल, टीचर एंड मॉनिटर, ठीक है। 3 लेवल पे डिवाइड हो गया। इसी को क्या बोला जाता है, वर्टिकल डिवीजन। सच अ जनरल गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री, इसको क्या बोला जाता है, फेडरल गवर्नमेंट। ट्रू बी ऑनेस्ट, जब मैं आपकी एज की थी मुझे नहीं पता था कि फेडरल गवर्नमेंट क्या होता है। आपको पता है ना, नहीं पता, अब मैं बता रही हूँ। फेडरल गवर्नमेंट का मतलब होता है जब हम पावर्स को लेवल्स पे डिवाइड करते हैं, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट, इसी को क्या बोला जाता है, फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बोला जाता है, या फेडरल गवर्नमेंट भी बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल है वी रेफर, इंडिया में, इंडिया इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। क्या यहाँ पर इंडिया में होता है ये, यस। क्या हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया में है, यस। तो दिस इज कॉल्ड फेडरल डिवीजन ऑफ पावर्स, या फेडरल गवर्नमेंट भी कहते हैं। तो क्या इंडिया की फेडरल गवर्नमेंट है, यस। याद रहेगा, चेक एंड बैलेंसेस याद है, लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव को चेक करती है, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर को चेक करती है, इन दोनों को चेक करने का काम कौन करता है, जुडिशियरी चेक करता है। तो ये क्या होता है, चेक किया, बैलेंस किया, चेक किया, बैलेंस, इसीलिए चेक्स एंड बैलेंसेस बोलते हैं। डन। बहुत छोटा छोटा है, पीपीटी बड़ी लगती है, शॉर्ट पॉइंट्स में लिखे। आई थिंक ये लास्ट स्लाइड है, हाँ एक और स्लाइड है, इसके बाद हम लोग कुछ एमसीक्यूज करेंगे। एमसीक्यूज तो अच्छे लगते होंगे ना। लास्ट में पावर में बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, जिसे कहते हैं कम्युनिटी गवर्नमेंट। दिस मेथड इज गिवन टू माइनॉरिटी कम्युनिटीज टू फेयर अ शेयर इन पावर। अच्छा, नहीं समझ में आ रहा क्या लिखा हुआ है, रिजर्वेशन के बारे में सुना है, रिजर्वेशन मिलता है, जॉब्स में रिजर्वेशन है, के अलावा और कॉम्पिटिशन्स में रिजर्वेशन है, मार्क्स में रिजर्वेशन होता है, क्या पॉलिटिक्स में रिजर्वेशन है, वुमेन्स के लिए सीट रिजर्व है पंचायत में। ये सब क्या है, जो कम्युनिटीज हैं, जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं, उनको पावर देने के लिए, उनको इक्वलिटी में लाने के लिए क्या दिया जाता है, रिजर्वेशन दिया जाता है। अब सबके थॉट्स डिफरेंट होंगे रिजर्वेशन को लगाकर, ठीक है, तो उसके ऊपर डिबेट नहीं करेंगे, बस हम इतना समझेंगे कि जो भी माइनॉरिटी रखी जाती है उसको हम रिजर्वेशन देते हैं ताकि वो थोड़ा अपलिफ्ट कर सके, क्योंकि वुमेन्स की कंडीशन बहुत ख़राब थी, तो वुमेन्स को क्या दिया गया, रिजर्वेशन दिया गया।
पंचायत में दिया गया, यस, ठीक है। इसके अलावा आपकी लोकसभा, बहुत सारी जगह पर आपका रिजर्वेशन रहता है। एंड मोस्ट ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो होते हैं वहाँ पे वुमेन की फ़ी निल होती है। देखा है आप लोगों ने, काफ़ी सारे एग्जाम्स ऐसे होते हैं स्टूडेंट जहाँ पे वुमेन से कोई भी फीस नहीं ली जाती है फॉर्म फिल करने की। क्यों पता है? कि एक तो वुमेन माइनॉरिटी में आती है, अब तो खैर माइनॉरिटी नहीं है, बट फिर भी एक कह सकते हैं ना डिस्क्रिमिनेटेड पार्ट है कंट्री का, ठीक है। तो अगर उनको फॉर्म फ्री फिल करने के लिए दिया जाएगा तो मे बी वो फिल करे, अगर चार्जेस लगेंगे तो मे बी उनकी फैमिली अलाउ ना करे, इसीलिए फ्री होते हैं उनके लिए फॉर्म। पावर शेयरिंग अरेंजमेंट हैज़ बीन कंट्रोल इन अ डिफरेंट वे। पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं आपके यहाँ है, एक पार्टी पसंद नहीं आई दूसरी पार्टी को वोट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं, डिफरेंट चीज़ें होती हैं, इसकी वजह से क्या होता है, कंपटीशन बनता है। अब सपोज आपको मैंने एक ही चीज़ का कोई प्रोडक्ट दिया, सपोज टूथपेस्ट है, ठीक है, एक ही टूथपेस्ट दिया आप लोगों को, तो क्या आप उसे ही खरीदोगे, बार बार खरीदोगे, भले ही पसंद हो या ना पसंद हो। अब मैंने आपको चॉइसेस दे दी, तो आप देख सकते हो कि कहाँ क्या इंप्रूवमेंट हो सकता है, ठीक है। इसमें और फ्लेवर आ सकता है, या फिर इसमें और मिंट आ सकती है, ये इसकी क्लीनिंग प्रॉपर्टी और अच्छी हो सकती है, तो ये आप चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज होती है दैट रिप्रेजेंट डिफरेंट आइडियोलॉजीज एंड सोशल ग्रुप्स, ये बात मैंने बता दी आपको। दो से ज़्यादा पार्टी अगर होती है तो क्या बनता है, कोलिशन या अलायंस। प्रेशर ग्रुप्स का मतलब उसी से रखा जाता है, पार्टीज वगैरह, ठीक है। अच्छा ये बताओ कोलिशन गवर्नमेंट क्या होती है, सुना है घर में पेरेंट्स बात करते हैं जब इलेक्शंस के रिजल्ट्स आने वाले होते हैं, क्या? हाँ, दूसरे के पार्टी के साथ क्या कर लेती है, कोलिशन कर लेती है, मीन्स अलायंस फॉर्म कर लेते हैं ताकि क्या हो, गवर्नमेंट बना सके, ठीक है। जब ऐसे गवर्नमेंट बनती है तो क्या होता है, एक दूसरे पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाती हैं और एक दूसरे को चेक करते हैं, ठीक है, वो आपस में ही। तो कोलिशन का भी हमारे यहाँ पे सिस्टम होता है। कोलिशन गवर्नमेंट सबको समझ में आ गई? हिंदी में क्या बोलते हैं कोलिशन गवर्नमेंट को, गठबंधन, ठीक है। एक पार्टी ने दूसरी पार्टी के साथ क्या कर लिया, गठबंधन कर लिया और क्या बनाई, गवर्नमेंट बनाई और पावर्स क्या कर ली, शेयर कर ली, ठीक है। एक पार्टी का में भी आपका चीफ मिनिस्टर बनेगा, दूसरी पार्टी का में भी उसका वाइस चीफ मिनिस्टर। तो अब पार्टीज तो डिफरेंट है, थिंकिंग डिफरेंट है, तो अब वो एक दूसरे को चेक करते हैं, अच्छा प्राइम मिनिस्टर वो चीफ मिनिस्टर ने सही नहीं किया या वाइस चीफ मिनिस्टर ने सही नहीं किया। चलो नेक्स्ट आता है क्वेश्चंस। बी बुद्धिस्ट, ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन डिड श्रीलंका इमर्ज एज अ इंडिपेंडेंट कंट्री, 1948। और सिविल वॉर कब स्टार्ट हुआ था, एंड कब हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट, पहले ही कर लिया हम लोगों ने ये, राइट। क्वेश्चन देखो, ये जो लास्ट स्लाइड्स में पढ़ाया है ना वो है ये, व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग इन मॉडर्न डेमोक्रेसी। पॉलिटिकल पार्टी, हाँ, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, लोकल, कम्युनिटी, रिजर्वेशन, कोलिशन गवर्नमेंट, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है। शॉर्ट में मैंने बता दिया, इसको लिख के लाना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बुक से क्वेश्चन आंसर्स की तरीके से लिखोगे तो एक बार पढ़ लोगे अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब मुझे अपने डाउट्स बताओ, किसी के कोई डाउट्स, कोई ऐसा पार्ट पूरी पीपीटी में जो आपको समझ नहीं आया हो, फ्रीली पूछना। जर्मन्स का क्या होता है, हाँ, तो उसी में पार्टी में रखते हैं, मतलब 1% थे, छोटा सा नंबर था। मेजोरिटी किसकी थी, डच और उनकी थी। नहीं, अच्छा एक बात बताओ, सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर रहती है, स्टेट गवर्नमेंट में दूसरी अपनी आपकी गवर्नमेंट है, मतलब डिफरेंट पार्टीज है, तो क्या कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, हो सकता है, ठीक है। पर अपनी स्टेट गवर्नमेंट की कुछ लिस्ट होती है, ठीक है, एक लिस्ट बनाई जाती है जो कि स्टेट गवर्नमेंट की होती है, स्टेट लिस्ट, एक होती है सेंट्रल लिस्ट और एक होती है कॉन्करेंट लिस्ट। अब जैसे एक मान लीजिए फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, फॉरेस्ट का एग्जांपल ले लेते हैं। अब कोई आपके एरिया में फॉरेस्ट है, उसके ऊपर कौन डिसीजन ले सकता है, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट ले सकती है, तो वो उसकी लिस्ट बनी होती है, या ये आपके पार्ट में आता है, तो वो गवर्नमेंट उसमें जाकर नहीं बोल सकती है, ठीक है। मतलब कोई भी चीज़ है, सपोज आपकी एजुकेशन है, या फिर कह सकते हैं विलेजेस का डेवलपमेंट है, ठीक है। विलेजेस किसके अंदर है, आपके स्टेट के अंदर है, ठीक है, स्टेट के अंदर है, स्टेट लिस्ट में है फॉर एग्जाम्पल।
तो अब इसके ऊपर एक्शन कौन बना सकता है या कोई भी चीज़ कौन ले सकता है? स्टेट लिस्ट। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट इससे बोल सकती है क्या कि आपने ये क्यों किया? नहीं बोल सकती है, क्योंकि ये पार्ट किसका है? स्टेट लिस्ट का है। अब दूसरा आता है, मतलब जो थर्ड लिस्ट है वो है कॉनकरेंट लिस्ट। मतलब कुछ टॉपिक्स को हमने ऐसा रखा जो कि दोनों डिसीजन इसके ऊपर ले सकते हैं, वो भी म्यूचुअली लिए जाते हैं। पर अगर इसमें सेंट्रल का कुछ और मानना है, स्टेट का कुछ और मानना है, तो कौन विन करेगा? सेंटर। ठीक है, यहाँ पर पावर किसकी हो जाती है? सेंट्रल गवर्नमेंट की हो जाती है। ठीक है, चलिए, सो इसी के साथ आपकी क्लास एंड होती है।